Good evening, ma'am. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। कैसा Good गया evening, था ma'am. पेपर? बहुत अच्छा गया मैम। इजी आया था? अच्छा गया था। काश। यस मैम। मैम इजी easy था था। बस थोड़ा सा लेंथी था। अच्छा, लेंथी पेपर था। क्या क्या टॉपिक्स आए थे? मैम सारे ही आए थे मोस्टली फर्स्ट पार्ट की बुक के। सारे ही आए थे? सारे कैसे आ जाएंगे? मैम एक ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन ही आया था। मैम जो मैंने आपको डाउट पूछा था वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट करने वाला, मैम वो क्वेश्चन आया था। हाँ, और मैम कैपेसिटेंस वगैरह के क्वेश्चन आए थे, एम्पियर सर्किट लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर एम्पियर सर्किट लॉ आ ब्रिज। गया ना? यस मैम। सही हुआ, कल पढ़ लिया था। मैम और पोटेंशियल पे पोटेंशियल निकालना था एक्सियल पे यानी इक्वेटोरियल पे। वाला भी आया था। निकालना था इक्वेटोरियल पे। डाइपोल यस मैम। कल ही पढ़ा था डाइपोल। मैम और कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। मतलब कल की क्लास से तो काफी क्वेश्चंस आ गए। यस यस मैम। मैम बट आपने पीडीएफ फाइल ही नहीं सेंड की थी मैम, हम तो कहते कि रिवीजन यस मैम, मैसेज भी किया था। अरे वो पीडीएफ फाइल मैंने कल सेव नहीं करी बेटा, मुझे लगा तुम लोग डाउट्स पूछ रहे हो, अब मैंने इसलिए वो कल सेव नहीं करी थी, इसलिए नहीं शेयर की। हाँ, मैंने कहा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए एक बार दोबारा रिवीजन कर लेंगे और आपने भेज यस दिया। मैम। सॉरी, मैं सोच ही रही थी पता नहीं वो कैसे वो डिस्कार्ड हो गया, वो सेव नहीं हुआ सारा, इसलिए वो चली गया सारा। कोई नहीं, अब बढ़िया हो गया ना तुम लोगों का। मैम यस आपसे मैम। थे जो वो लिख दिया था उसने मीटर वाले ने। क्या? मैम आपने जो समझाया था ना वो याद था, एमीटर वोल्ट मीटर वाला, मैम तो वो लिख दिया था नहीं, अच्छे से वो भी आया डायग्राम था। वगैरह बना। शंट आकाश वाला था। वही लिख दिया। अंशिका का कैसा गया? मैम ठीक सी बट लेंथी सी। लेंथी था? हाँ जी। ठीक है, हो गया ना, पास तो सब हो जाओगे। मैम हाँ जी, हाँ जी। पास कर देंगे, पास की तो कोई टेंशन नहीं। अच्छे मार्क्स से वो भी। और बाकी Yes, किस ma'am. किस का था? बबली के नाम से कौन बच्चा ज्वाइन करता है? मैम हरमीत है मेरा। हाँ, हरमीत कैसा गया? अच्छा गया मैम। ठीक है, तो तभी तो कहते हैं कि जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड्स के भी काम आएगा और जेई के भी काम आएगा। Yes, मैम ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ना चॉइस नहीं दी इस बार उन्होंने थ्योरी के साथ। हम तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजी थे, सारे कर दिए। न्यूमेरिकल्स कौन कौन से टॉपिक से आए थे? मैम न्यूमेरिकल्स आए थे कूलम लॉ से आए थे मैम, हाँ, और मैम बायो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी से आए थे। ठीक है, एक मैम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी सेंटर ऑफ लूप पे, एक एलसीआर का भी न्यूमेरिकल था। ठीक है। एलसीआर तो अभी पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने तो। हाँ, तो हम लोग ईएम वेव्स पढ़ रहे थे। ठीक है, ईएम वेव्स कंटिन्यू करते हैं। देखो हम ईएम वेव्स में क्या पढ़ते हैं, अभी तक हम लोग ने पढ़ा है, लास्ट टॉपिक है ये तुम्हारा, फिर हम मैं एसी स्टार्ट कर दूंगी। ईएम वेव्स में हम लोगों ने कवर करा हुआ है कि अगर चार्ज रेस्ट पे रहता है, 1 घंटे की क्लास लगाऊंगी, चार्ज अगर रेस्ट पे रहता है तो बेटा क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। यस मैम। अगर चार्ज मोशन में आता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर चार्ज को मैं एक्सिलरेट करा दूं, आपने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है ना कि किसी भी चीज को v वेलोसिटी से ले जाते थे और ये v वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। अगर मैं आपकी बात चार्ज को एक्सिलरेटेड मोशन दे दूं, चार्ज एक्सिलरेट करने लगे, तो हमारा चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? वेव। वेव बनती है जिसे हम बोलते हैं ईएम वेव। ईएम वेव कैसी होती है? ईएम वेव ऐसी होती है कि एक मान लो ये तुम्हारी वेव किसी एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। प्रोपोगेशन का मतलब है वेव की डायरेक्शन। जब भी मैं शब्द यूज करूं प्रोपोगेशन, उसका मतलब है कि वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में
जा रही है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है तो इसका मतलब वेव एक्स डायरेक्शन में है। अब ये वेव अपने साथ क्या लेके चलती है, नाम में देखो क्या है, ईएम का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मतलब है कि एक ऐसी वेव जिसमें तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों हो, ऐसी वेव को ईएम वेव कहते हैं। मतलब इस वेव में क्या होगा, लाइट भी देखो ईएम वेव है। अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट जो है ये भी ईएम वेव ही है। तो यानी तुम्हारे पास जो लाइट है, इस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी होगा, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी तीन चीज लिखी तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तीसरा लिखा तुमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिसे मैं एक्स से दिखा रही हूँ या वी से भी दिखा सकते हो। वेलोसिटी ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी उसी डायरेक्शन में वेव की वेलोसिटी होगी। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या रहने वाले हैं, ये तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, तो ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू वी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बेटा एक साथ ऑसिलेट करता है। मतलब अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पहले एक बार मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, फिर एक बार मैक्सिमम होगा, उसका एम्पलीट्यूड है ना, वेव ही तो है, तो वेव में एक बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, फिर मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा। तो तुम्हारा ई और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का जो फेस रहेगा, एक बार प्लस होने, एक बार मैक्सिमम होने का और एक बार माइनस होने का, देखो डायग्राम ऐसे बनाते ना वेव का, Yes. अगर एक बार जैसे ये वेव, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मान लो प्लस में है, तो अगर तुम ई वाली का बनाओगे तो ई वाली भी इस टाइम पे कहाँ होगी, प्लस। फिर जैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नेगेटिव होगा, तभी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी उसी समय पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब प्रोपोगेट करेंगे तो उनका जो फेस रहेगा वो किस फेस में रहेंगे, सेम फेस में रहेंगे। ठीक है, दे विल ऑसिलेट इन द सेम फेस। तो यहां से लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेट्स इन अ सेम फेस, एक ही फेस में ऑसिलेट करेंगे। मेरी बात समझ में आई? Yes. एक फेस में ऑसिलेट करेंगे। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत कहाँ पड़ी वो देखो, कल पढ़ा था, बट आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हमारे पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के बीच में देखो होगा क्या, मान लो यहाँ पर मैंने एक सेकेंड, ये मेरी कैपेसिटर की प्लेट है बेटा, मैंने इसको ना यहाँ वी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर कुछ करंट निकल रहा है। ये मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर कोई कंपास रखूंगी तो क्या ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा? Yes. जिस पॉइंट पे Yes, ma'am. करेगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर के पास रखा है, और करंट कैरिंग वायर क्या बनाती है भाई, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा, बिल्कुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, अब मैं कैपेसिटर की प्लेट की बात करती हूँ। ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट है, मैंने यहाँ कंपास रखा, क्या यहाँ मुझे डिफ्लेक्शन शो होगा? होना चाहिए। क्या कैपेसिटर के बीच की प्लेट्स में करंट होता है? करंट तो वायर्स में होगा भाई, करंट तो वायर्स में होता है। क्या यहाँ पर अगर मैं कंपास को रखूं तो यहाँ डिफ्लेक्शन शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ करंट जीरो है, करंट, और अगर करंट नहीं है तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जीरो होनी चाहिए। यही तो हमने पढ़ा है एम्पियर सर्कुलर लॉ से कल। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब देखो, मैंने जब यहाँ पर अपना कंपास रखा तो मेरे को क्या दिखा, कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मेरे को पता लगा यहाँ पर कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कंपास का डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो एम्पियर्स का जो लॉ है, सपोज करो मैंने यहाँ क्या बनाया, मैंने ऐसे एक लूप बना दी कैपेसिटर के बीच में, मैंने एक एम्पियर्स लूप बना दी।
क्या इस एम्पियर्स के लूप में कुछ करंट इनक्लोज हुआ? पहले मुझे ये फॉर्मूले में देखो, म्यू नॉट आई इनक्लोज। क्या इस एम्पियर लूप में कुछ करंट आया? कुछ करंट है ही नहीं, करंट जीरो है। बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, इफ करंट इज जीरो इनसाइड एनी लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए भाई? जीरो होनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं, एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं। क्यों? हमें तो कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। अब मैग्नेटिक फील्ड मिल गई तो हमने क्या सोचा, एक जैसे सूडो फोर्स होती है, जैसे हम सूडो फोर्स दे देते हैं कि जहां पर न्यूटन्स के लॉ काम ना कर रहे हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ को काम कराने के लिए हम क्या लगाते हैं? सूडो फोर्स। भाई पढ़ा है ना कि न्यूटन्स के लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में काम करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कराने के लिए हम सूडो फोर्स बना देते हैं। सूडो फोर्स लगाओ और न्यूटन्स के लॉ लगाओ। ऐसे ही यहाँ पर अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को सही करने के लिए एक करंट बनाते हैं, जिस करंट का नाम हम क्या देंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ कहाँ मिलेगा? कैपेसिटर के बीच में। या फिर अगर तुम अब देखो कैसे मिलेगा, आ जाओ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समय के साथ चेंज होना, यही दिया हुआ है कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ चेंज हो तो क्या चेंज होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगा। कोई बता सकता है कैसे? पहले तो मुझे ये बताओ, ये कैपेसिटर टाइम जीरो पर अनचार्ज है, कैसा है? अनचार्ज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कैपेसिटर इज अनचार्ज। ठीक है भाई, टी जीरो पे कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है। तो मुझे ये बताओ, कैपेसिटर चार्ज होने में क्या कुछ समय लेता है? यस मैम। कैपेसिटर चार्ज होने में समय लेगा, चार्ज होने में समय लेता है। तो कैपेसिटर पे चार्ज कैसे इंक्रीज होता है? 2 इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टी बाय टाउ। आरसी कांस्टेंट में पढ़ा है, आरसी सर्किट में। शायद तुम्हें आरसी सर्किट नहीं कराया ना अभी? कराया था शायद, ये फॉर्मूला तो पढ़ाया होगा, फॉर्मूला कराया होगा। देखो चार्ज कैसे पढ़ा, Q इक्वल्स टू Q, ये याद रख लेना ये फॉर्मूला। आरसी सर्किट में का मतलब है, इतना तो पता है ना तुम्हें कि देखो इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा ना। कैपेसिटर मान लो मैंने इसको एक v वेलोसिटी से सॉरी पोटेंशियल v से कनेक्ट कर बैटरी से। जब इस v बैटरी पे कनेक्ट करोगे तो तुमने क्या पढ़ा है कि मैम कैपेसिटर के पास चार्ज बढ़ेगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, और वो चार्ज जब तक बढ़ेगा जब तक इस कैपेसिटर का पोटेंशियल किसके बराबर नहीं हो जाता? बैटरी के बराबर, बैटरी के बराबर। तो वो बेटा कुछ ये तो है नहीं कि वो एकदम से इमीडिएटली हो जाएगा। वो कैपेसिटर पहले चार्ज है ही नहीं, इनिशियली अनचार्ज है, कैपेसिटर के पास खुद का पोटेंशियल है नहीं, तुमने उसको एक एक्सटर्नल बैटरी से लगाया जिसका पोटेंशियल V है। सही है मैम। अब हमने इसको V बैटरी से लगाया तो तुम कहोगे कि मैम चार्ज का ट्रांसफर होगा, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर कब होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो कैपेसिटर और बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है। अनचार्ज है मतलब इनिशियली कैपेसिटर के पास पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल V है। तो अब क्या होगा? धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। और कब तक? जब तक इसका पोटेंशियल बैटरी के बराबर नहीं हो जाता। तो वो जो रेट होता है ना कि कितने समय में कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, वो फॉर्मूला ये है, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टी बाय टाउ। टाउ का मतलब यहाँ पर क्या है? टाइम कांस्टेंट। ठीक, टाउ क्या है यहाँ पे? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कितनी वैल्यू होती है टाउ की? 1 अपॉन RC। क्या वैल्यू है? 1 अपॉन RC। तो यहाँ से लिखो, हाँ टाउ की वैल्यू है 1 अपॉन RC। अब टाउ है क्या? टाइम कांस्टेंट है ना? अभी मैंने क्या बोला कि टाउ क्या है? टाउ है टाइम कांस्टेंट। तो यूनिट्स भी किस फॉर्म में होंगी टाउ की? टाइम में। ठीक है, टाउ की यूनिट्स क्या होंगी? टाइम्स। ठीक है,
टाइम की यूनिट होगी। ओके, तो तुमने यहाँ पे लिखा कि मैम Q जो आया Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ आया। ओके, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब मैं इस E को क्या लिख सकती हूँ? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। भाई सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या लिख सकती हूँ? Q अपॉन ए। यस मैम। अब क्या ये चार्ज समय के साथ चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इक्वेशन 1 में जो Q की वैल्यू है वो यहाँ रखो, क्या होगा? Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बताओ, अब ये क्या ही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। Q ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? ई नॉट लिख दूं इसको? भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई तो था, ये Q नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? ई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या टाइम के साथ आ गया रिलेशन, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समय के साथ क्या हो रही है? कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर के बीच में। हाँ, तो जो तुम्हारे यहाँ पर कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है यही समय के साथ चेंज हो रही है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रही है तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ? यस मैम। हाँ, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जनरेट होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब ये बात है कि मैम हमें पेपर के लिए क्या याद रखना है? पेपर के लिए तुम्हें जो याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला कि डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? ये आरसी कांस्टेंट का फॉर्मूला है, कई बार काम आ जाता है। ये फॉर्मूला याद रखना कि कैपेसिटर में चार्ज इस रेट से बढ़ेगा। इन कैपेसिटर चार्ज increases by this rate। मैं एक दिन LR और RC सर्किट साथ में कराऊंगी तो उसमें समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो डिस्प्लेसमेंट करंट का, यही काम का है और अभी कुछ नहीं। ठीक है, आगे आओ। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है समय के साथ और कैसे फ्लक्स जनरेट हो रहा है? ये समझाने के लिए समझाया है मैंने तुम्हें। ओके, आगे आओ। बढ़िया, अब बात करते हैं फैराडेज लॉ। देखो अभी तक तुमने फैराडेज लॉ ने अभी तक जो तुमने पढ़ा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग फैराडे लॉ कहता है कि अगर हम क्या चेंज करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे ईएमएफ को जनरेट करके देता है। अभी तक यही पढ़ा है तुमने। जब आगे जाके लास्ट में पढ़ते हैं वहां पर एक छोटू सा टॉपिक आया है, बट मैंने वो टॉपिक नहीं कराया क्योंकि क्वेश्चंस वहां से नहीं आते। ठीक है, थ्योरी का टॉपिक है। क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे ने ये भी बताया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को समय के साथ चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, दो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अगर समय के साथ चेंज करोगे ना, चेंज विद टाइम, मैग्नेटिक फील्ड को समय के साथ चेंज कर दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को समय के साथ चेंज कर दोगे तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगी? मैग्नेटिक फील्ड। यानी दोनों फील्ड एक दूसरे को बना सकती हैं अगर समय के साथ चेंज कर दो तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दे देगी और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे देगी इफ यू कीप चेंजिंग देम विद टाइम। तो ये एक फैराडे लॉ ने लास्ट में ये पॉइंट बोला था, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब एक दूसरे को इंड्यूस कर सकती हैं तुम्हारी फील्ड। ठीक है, तो मैक्सवेल ने भी बोला बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकती है। उसके बाद मॉडिफाई करते हैं हम मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ को, जैसे कल सिखाया था कि एम्पियर लॉ गलत साबित हो गया जब हमने कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ ली। कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो ढूंढ ली तो करंट 0 आ रहा था, तो इन्होंने बोला कि चलो तुम्हारे लॉ को क्या कर देते हैं, तुम्हारे लॉ को ठीक कर देते हैं। टोटल करंट में क्या करो, इस B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड में। देखो ये I इनक्लोज्ड वाला हमारा कौन सा करंट होता था? कंडक्शन करंट। जो कंडक्शन करंट का मतलब है जो कहाँ पाया जाए? वायर्स में, है ना भाई। करंट कंडक्ट हो रहा है तो कहाँ मिलेगा? वायर्स में, तारों में, सोलेनॉइड में, इन चीजों में मिलेगा।
ये कंडक्शन करंट के साथ साथ एक और करंट ऐड कर लो, कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। बस ये करेक्शन थी जिसे हम मैक्सवेल्स करेक्शन बोलते हैं, है ना, इजी सा। ओके, तो ये तुम्हारा इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, कल पढ़ाई थी, मुझे बताओ कौन सी है, जल्दी बताओ। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन कराई थी कल, ये वाली यस मैम। मैम गॉस वाली टेस्ट कल ही पढ़ाई है। बस मैक्सवेल की ये 4 इक्वेशन याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए विच इज क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सा है, कौन सा है? मैम गॉस वाली हाँ, गॉस लॉ गॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बी डॉट डी ए यानी देखो ये क्लोज्ड लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप बनाती है, इसलिए इसका एरिया वाला इंटीग्रल कितना बना? 0। तो ये इसीलिए गॉस लॉ है किसका? मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म हाँ, फिर आता है ये क्या है? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ने ये d∅dt ईएमएफ बनाई थी। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, तो E डॉट dl। लास्ट अपना एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। ये पूछ लेता है कि कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है या कौन सी गलत है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन दिखाई गई है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारी कोई भी वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स भी साथ में होते हैं। तो ये जो तुम्हें ग्रीन से दिखाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और जो तुम्हें स्काई ब्लू कलर से दिखाया हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर एक साथ मैक्सिमम होंगे, दोनों वेक्टर एक साथ मिनिमम होंगे, सेम फेस में चलेंगे, बट याद रहे तीनों एक साथ परपेंडिकुलर होने वाले हैं, ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर रहेंगे। इसके बाद क्या टॉपिक आता है? इसके बाद टॉपिक आता है स्पीड वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी का टॉपिक क्या होता है? देखो मुझे बताओ, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है? मैम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। वैक्यूम कहाँ होती है ये तुम्हारी? हाँ, वैक्यूम में, ठीक है, ये होती है वैक्यूम में। अब तुम्हें कहाँ निकालनी है? किसी भी मीडियम में। तो किसी भी मीडियम में जब तुम लाइट की वेलोसिटी निकालोगे तो लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाती है? देखो एक टर्म हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ा हुआ है? यस मैम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या होता है? देखो लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, हर मीडियम में चेंज हो जाती है। वैक्यूम में 3 × 10⁸ है, लेकिन पानी में जाएगी तो कुछ और वेलोसिटी हो जाएगी, किसी और सरफेस पे जाएगी तो उसकी कुछ और वेलोसिटी हो जाएगी। तो वो वेलोसिटी कितने से चेंज होगी वही बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन, कहां पर? इन वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम आता है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितने से चेंज हो गई वो हमें क्या बताएगा? वही मुझे बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो मैं लिखती हूँ, ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। स्पीड ऑफ लाइट को c से दिखाते हैं, मीडियम में वेलोसिटी ऑफ m से दिखाते हैं। इस वेलोसिटी ऑफ मीडियम को ऐसे ले जाओ, यहाँ लिखो c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही तुम्हारी लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में उतनी कम हो जाएगी, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइम्स तुम्हारी वेलोसिटी मीडियम में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला EM वेव्स में क्या बनता है? 1/μ0 ε0। क्या बना? 1/μ0 ε0। ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। μ0 क्या है? परमिटिविटी परमिटिविटी इन वैक्यूम। यस।
हाँ, अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिएबिलिटी है ना। यस और ये दोनों कहाँ है भाई? इन वैक्यूम की बात कर रहे हैं, है ना, ये वैक्यूम की बात। तो ये स्पीड ऑफ लाइट का ये फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मुझे ये मीडियम में निकालना है कि मीडियम में मैं स्पीड ऑफ लाइट क्या लिख सकती हूँ। तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिख सकते हो तुम? मीडियम में क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इन मीडियम। मैम म्यू नॉट के साथ म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ लिखोगे मैम मीडियम में हम क्या लिखेंगे? ये म्यू मीडियम हो जाएगा और ये एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा, यही तो कहोगे। मैम ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में है तो हमने यहाँ पर परमिएबिलिटी भी वैक्यूम वाली ली है, वैक्यूम वाली। अगर ये मीडियम है तो मैं इनको मीडियम वाला ले लूंगी। इनको और क्या लिख सकते हो मीडियम वाले को? म्यू नॉट इंटू म्यू आर और एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, राइट। अब देखो इनको थोड़ा सा अरेंज करके देख लो। 1/μ0 म्यू आर सी बन जाएगा, अपॉन ये क्या बन जाएगा? म्यू आर एप्सिलॉन आर बन गया। देख लो 1 वाला ही तो है ये। म्यू नॉट म्यू आर को एक साथ लिख दो, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दो, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? सी बन जाएगी। तो मेरी वेलोसिटी इन मीडियम कितना आया? C/μ r एप्सिलॉन आर। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला यहाँ से? यस मैम कितना? 1/√μ r। एप्सिलॉन हाँ, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बट याद रखने आते हैं यहाँ से, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये तुम्हारा यहाँ से किसका फॉर्मूला आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो 3 फॉर्मूले तुम्हारी स्क्रीन पे हैं। ये इस स्क्रीन पे सारे फॉर्मूले ही हैं, सारे याद करने हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट ये होती है, मीडियम में ये हो जाती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आया है कंपेयर करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तीनों चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। यस मैम। यस मैम अब इसके बाद मैंने तुम्हें सिखाया था कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारी वेव चल रही है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। फाइंड कैसे करोगे? देखो v किसके बराबर होगा? E क्रॉस b के। किसके? v किसके बराबर है? E क्रॉस b। अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालनी है तो इसको यूज करोगे और इसी को क्या नाम देते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। यही क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ही तो बता रहा है, E क्रॉस बी। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा E तुम्हारी y कैप में है और B तुम्हारा z में है, तो तुम क्या करोगे? I क्रॉस के, यही तो करोगे। सॉरी, J क्रॉस के, है ना। J क्रॉस के करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो I J K। J क्रॉस के करोगे तो क्या मिला? I कैप। तो इसका मतलब तुम्हारी वेव कहाँ प्रोपोगेट कर रही है भाई? आई कैप में प्रोपोगेट कर रही है। तो इस तरीके से तुम कुछ भी निकाल सकते हो कि तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है। तो याद रखना v इक्वल्स टू E क्रॉस B होगा, ठीक है, डायरेक्शंस के लिए। इतना क्लियर हुआ? यस आप देखो जैसे तुमसे स्क्रीन पे पूछ रहा है कि एक EM वेव है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस में है, तो प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव। देखो 2023 का सवाल है ये। EM वेव की प्रोपोगेशन कहाँ है? तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है v इक्वल्स टू E क्रॉस B। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस में है, तो यानी z क्या होगा? k क्रॉस I। कहाँ मिलेगा भाई v? v कहाँ मिलेगा? k क्रॉस I j k। तो देखो k क्रॉस I कर रहे हो तो क्या मिलेगा?
अगर जे के करते ऐसे चलता है ना क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आता है, आई जे के देगा, जे के आई देगा, के और आई क्या देगा, जेड। ये तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, सॉरी सॉरी दिस इज नेगेटिव जेड एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, तो के क्रॉस आई मुझे क्या क्या दे देता, जे कैप, बट यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो यानी ये कौन से कैप में जाएगा भाई, फिर ये नेगेटिव जे कैप में जाएगा, है ना। तो नेगेटिव जे कैप यानी नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आया क्या हुआ? देखो के क्रॉस आई तुम्हें जे देता, बट यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, तो यानी ये भी यहाँ पर नेगेटिव करोगे, माइनस जे कैप। ये आता है चलाना, देखो आई जे के। बेटा अगर ये क्लॉकवाइज है, आई और जे क्या देगा, देखो आई क्रॉस जे देगा क्या, के क्या, फिर जे और के करोगे, फिर जे और के क्या देगा, आई क्या। आगे क्या बचा अब, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या क्या देगा, जे। ठीक है। तो हमारा के क्रॉस आई नहीं था, हमारा माइनस था, तो इसलिए माइनस साइन लगाओगे तो माइनस जे कैप आया। बात समझ में आ गई? यस तो इसको बोलते हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ वेव बताता है कि वेव कहाँ मूव कर रही है। फिर देखो इसके बाद एक रिलेशन आता है मेरे पास, यहाँ पे क्या रिलेशन है, फॉर्मूले कराऊंगी, बस फॉर्मूले से ही सवाल आते हैं। एक रिलेशन तो आया v इक्वल्स टू ई क्रॉस टी, ये हम रिलेशन यूज करेंगे फॉर डायरेक्शन। फिर एक आएगा मैग्नीट्यूड के लिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या यूज करोगे, E इक्वल्स टू सी बी। फॉर लिखो ये फॉर्मूला, फॉर मैग्नीट्यूड हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कितने टाइम्स होगी, c यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो फॉर मैग्नीट्यूड ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल्स टू सी बी। बताओ अब देखो ईएम वेव की अगर मैं इक्वेशन लिखती हूँ तो ईएम वेव की इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है उसकी बात करते हैं। ये कुछ ऐसे लिखी जाएगी, y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बात समझे? इस तरीके से ईएम वेव की इक्वेशंस लिखी जाती हैं। एसएचएम में पढ़ा होगा एसएचएम इक्वेशन कुछ ऐसे। तो तुम्हारे पास ईएम वेव की इक्वेशन भी ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। ये ईएम वेव इक्वेशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए क्या होता है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये हमारी क्या होती है, एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब बात आई ओमेगा की, तो ओमेगा क्या है भाई, ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पाई क्यों लिखते हो, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा किसके बराबर होती है, 2 पाई एफ, है ना, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। बात सही है। अब देखो वेव की वेलोसिटी क्या लिखते हो, एक और फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ वेव, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ वेव बेटा ओमेगा अपॉन अगर के करूं तो ये क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ, बात ध्यान में लिखो, वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला है अगर ओमेगा बाय के कर दूं तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव दे देगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो करो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में पूछ ली।
पहले डायरेक्शन देखो क्या आ रही है। ये क्या? ये आ रही है क्या? माइनस के क्या था मैम? देखो B इक्वल्स टू E क्रॉस B। इसका मैंने एक और फॉर्मूला लिखा था, एक सेकंड, यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। एक प्यारा सा फॉर्मूला था, दिक्कत नहीं, चलो करके देख लेते हैं। वेलोसिटी किसमें है भाई? एक्स डायरेक्शन में यानी आई कैप में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है? जे कैप में। ठीक है, तो बी कैप कहाँ होगा? तो मेरे को यहाँ पे खुद देखो, आई जे के, तुम्हें आई वेक्टर मिल रहा है, तो यानी बी कहाँ होगा भाई? जे क्रॉस के में। के में तो होगा, जे क्रॉस के तुम्हें डायरेक्ट आई दे देगा ना। Yes, यस ma'am. तो माइनस के क्यों है? प्लस के आना चाहिए। पहली बात तो माइनस क्यों आ रहा है भाई? मैम प्लस ही बोला था। हाँ, तो यानी पहले दो ऑप्शन तो कट गए, नेगेटिव वाले तो नहीं है। करेक्ट। अब फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने का। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू सी बी। तो अभी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 6.6 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 करोगे तो ये कितना आया? 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी ऑप्शन। हम डी भी वैसे ही कट जाता है मैम, आई कैप आ रहा डी गलत है ना, आई कैप में हट गया। है। यस मैम। सी ऑप्शन फटाक से सही आ गया। ये वाला देखो सवाल क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये तुम्हें दी हुई है। EX देखो, मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था कि हम किसी भी वेव इक्वेशन को ऐसे शो करते हैं, A sin kx माइनस ओमेगा टी। इसमें जो ये x होता है ये दिखाता है क्या? डायरेक्शन। क्या दिखाएगा बेटा? ये जो यहाँ x y z भी लिखा होता है ये उस वेव की डायरेक्शन बताएगा। जो भी वेव है उस वेव की तुम्हें डायरेक्शन बताएगा। क्या गया? ये रहा, ये तुम्हें डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे E इक्वल्स टू ई नॉट। ई नॉट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है E नॉट। यहाँ लिखोगे साइन, फिर लिखोगे के जेड माइनस ओमेगा टी। सही है। अब यहाँ पर जो z लिख रहा है ये z क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेव है ना, डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव किस डायरेक्शन में भटक रही है? तो वेव जो है वो जा रही है z डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। E x लिखा हुआ है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहाँ है? x में। मैग्नेटिक फील्ड के आगे y लिखा हुआ है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ है भाई? y डायरेक्शन में। समझ में आ गया? यहाँ जो z होगा वो डायरेक्शन ऑफ वेव बताएगा कि वेव की डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, इतना सही है। आगे पूछो, कह क्या रहा है कि हमें ये बताओ इसमें से करेक्ट रिलेशन क्या है E नॉट और B नॉट का? E नॉट और B नॉट के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है? तो मुझे क्या पता है, E नॉट किसके बराबर है? CB के, अभी पढ़ाया है। E इक्वल्स टू CB के। मैंने और तुम्हें क्या बताया है? वेव की वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के। यहाँ से C किसके बराबर आया? E नॉट अपॉन B नॉट। तो देखो C भी स्पीड ऑफ वेव है, B भी स्पीड ऑफ वेव है, तो ओमेगा बाय के किसके बराबर हो जाएगी? E नॉट अपॉन B नॉट के। तो यहाँ से देखो के E नॉट किसके बराबर आया? ओमेगा B नॉट।
बात समझ में आई? कुछ दो चीजें हैं, स्पीड ऑफ लाइट के दो फॉर्मूले हैं, एक तो E इक्वल्स टू CV जो आया है तुम्हारा EM वेव से, ठीक है, एक है ओमेगा बाय के, ये कहां से आया है, ये वेव की इक्वेशन से आता है फॉर्मूला, ओमेगा बाय के, ये SHM में पढ़ते हैं वेव्स इक्वेशंस, तो ये ओमेगा बाय के वहां से आया है, तो ये लिख लो। एक और इक्वेशन वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला ओमेगा बाय के, बस दोनों को बराबर करना। ये 2023 का सवाल है, ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में? तो अपना इस चैप्टर में बस फॉर्मूले ही हैं, फॉर्मूले से सवाल आते हैं, तो छोटा सा लिख लो, वी वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, ये वाला छोड़ दो। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, छोटा सा, कितने हो गए, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होता है, दो होगा, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और एक होगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। और फिर है मैग्नेटिक का, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, जूल पर मीटर क्यूब। एक सेकेंड, बस फॉर्मूला याद करना है, कैसे आया कुछ मतलब नहीं। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, म्यू भी क्या है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बाय 2 ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। तो ये एक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना एनर्जी लेके जा रहा है, एक वेव के अंदर मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना एनर्जी डेंसिटी लेके जा रहा है, ये वो वैल्यू है। तो याद रखना ये जो वैल्यू है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, मुझे ये बताओ कि ये सेम होगी या अलग होगी, बताओ पहले तो मेरे को ये बताओ। मैम परपेंडिकुलर होगी। वो तो ठीक है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैं बोल रही हूँ कि देखो यहाँ पर तुम्हारे पास एनर्जी डेंसिटी है ना, एक तो वो एनर्जी है जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पास है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेके चल रहा है कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, करेक्ट। अब मैं पूछ रही हूँ क्या दोनों वेक्टर बराबर बराबर एनर्जी लेके जाएंगे कि ये दोनों वैल्यूज जो लिखी है ये अलग अलग होंगी, मैम इक्वल होंगी। तो दोनों बेटा बराबर बराबर एनर्जी लेके जाएंगे। तो याद रखो क्या लिखा हुआ है कि जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पास है उतना ही एनर्जी किसके पास रहेगा, किसके पास, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पास। बोथ शुड शेयर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो म्यू ई जो है म्यू बी के बराबर है, ये बात समझो। देखो इन EM वेव एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक जब EM वेव बनेगी, यानी जो तुम अभी ये चारों तरफ रोशनी देख रहे हो, जो ये लाइट देख रहे हो, ये इस लाइट में तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी, और दोनों वेक्टर बराबर बराबर एनर्जी शेयर करते हैं। तो ये EM वेव की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है, एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, सॉरी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास कोई एक सरफेस है, अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा बताओ यहाँ से कितनी इंटेंसिटी की लाइट पास हो रही है, तो तुम कैसे बताओगे, तुम कहोगे कि मैम एक पर यूनिट का एरिया बनाते हैं, छोटा सा पर यूनिट एरिया, ये देखेंगे कि हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी उस एरिया से पास कर रही है। बात समझ में आई, कैसे पता लगाएंगे, एक छोटू एरिया बनाएंगे, हमने एक छोटा सा एरिया बनाया, ठीक है। ये एरिया में कितना ले लूं, यूनिट एरिया ले लूं। अब मैं देखूं कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास करके जा रही है, तो उसे ही क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब एक बार बताओ, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। भाई एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। अब तो याद आया, वर्क Yes, पर ma'am. यूनिट टाइम पावर, और वर्क को एनर्जी भी बोल देते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बनेगा, पावर अपॉन एरिया। तो तुम्हारे पास इंटेंसिटी के ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पावर अपॉन एरिया और एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, याद रहेगा। एक और फॉर्मूला क्या याद रखना है इंटेंसिटी का, देखो ये वाला फॉर्मूला, इंटेंसिटी इक्वल्स टू म्यू एवरेज इनटू सी। सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है इंटेंसिटी का। अगला फॉर्मूला जो याद रखने वाला है वो है, अभी जो तुमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी मल्टीप्लाई बाय सी। एनर्जी डेंसिटी अभी एक तो पड़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, और इंटेंसिटी दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के केस में कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इनटू सी। तो ये तुम्हारे इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले याद रहेंगे। ये फॉर्मूला जो ये लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, म्यू एवरेज इनटू सी। म्यू एवरेज क्या है, एनर्जी डेंसिटी जो अभी सिखाई थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और वी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो ये दो फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है भाई। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो तुम्हें कैपेसिटर में भी पढ़ाया था। यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है, मैग्नेटिक में बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट हो जाएगा। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना, म्यू एवरेज सी, म्यू एवरेज को सी से मल्टीप्लाई करना है, बस ये रहा फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला। तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ये दोनों इंटेंसिटी के फॉर्मूले, ठीक है। बस रेडिएशन प्रेशर इसमें नहीं पढ़ाऊंगी। देखो ये क्या पूछ रहा है, एनर्जी डेंसिटी, कौन सा इक्वेशन सही है, इक्वेशन ए, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और वी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये 2023 का सवाल है ये लोग, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ EM वेव कंटेन्ड इन ए स्मॉल वॉल्यूम ऑसिलेट विद। ये पूछा है कि अगर EM वेव है और वो ऑसिलेट कर रही है, कि उसकी एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, तो ये बताओ कि वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे थ्योरी से पढ़ के आता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली फ्रॉम थ्योरी। कि इसका जो ऑसिलेशन होता है कि कोई भी अगर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उससे डबल टाइम में तुम्हारी एनर्जी ऑसिलेट करती है। ये हम पढ़ते हैं वेव्स में, कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 11th क्लास की वेव का है, ठीक है। तो क्या क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, कि मान लो तुम्हारे पास एक वेव है, वेव ऑसिलेट कर रही है, इस वेव में एनर्जी भी होगी, ये एनर्जी भी ऑसिलेट करेगी। अब ये पूछ रहा है कि अगर तुम्हारी वेव मान लो किसी फ्रीक्वेंसी f से ऑसिलेट कर रही है, तो तुम्हारी एनर्जी कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी। तो जो एनर्जी है ना तुम्हारी वेव के ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, 2f, ठीक है। तो ये याद रखना, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी वेव से डबल होती है तो 2f हो जाती है, थ्योरी में पढ़ते हैं। बस ये तुम्हें नहीं पढ़ना। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कैसे याद करोगे, होता है ना गामा रे, सबसे पहले आती है एक्सरे, एक्सरे के बाद आती है गामा रे, फिर गामा के बाद क्या आता है, देखो गामा, एक्सरे, यूवी रे, ये दिख रही है तुम्हें स्क्रीन पे। गामा, गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद यूवी रे, यूवी रेज के बाद इंफ्रारेड रे, फिर माइक्रोवेव, फिर तुम्हारी रेडियो वेव्स आती है, ठीक है। तो ये पूछा है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे याद करोगे बताओ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की होती है ना, Yes, इतना तो पता है।
Yes. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर तुम इस डायरेक्शन में चलोगे गामा एक्स, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी गामा की, तो इस वाली डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सॉरी वेवलेंथ बढ़ेगी। इस डायरेक्शन में वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो गामा के पास सबसे कम क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लेकिन अब हमारे पास ये पता है कि हमारे पास वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर वेवलेंथ गामा की सबसे छोटी है तो गामा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो ये याद करने का तरीका है कैसे, गामा एक्स, यूवी, यूवी रेड के बाद आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव्स, बस। ठीक है, ऐसे याद करना है, एक्स रे, वाई, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये 6 रे याद करनी है। तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, और ऐसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। बात समझ में आई, रटना पड़ेगा भाई, पहले गामा, गामा के बाद एक्स, फिर यूवी, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। रेडियो वेव्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर रही है। वेवलेंथ का मतलब क्या है, वेव रेड तुमने पढ़ा है ना कि स्कूल बस येलो क्यों होती हैं, स्कूल बसेस को येलो क्यों रखते हैं, यस मैम, Yes, ma'am. है ना, ट्रैफिक लाइट रेड क्यों होती है? रेड क्योंकि उनका वेवलेंथ ज्यादा होता है। यस मैम, गाड़ियों का जो वो होता है, वो क्या बोलते हैं उसका, इंडिकेटर जो होता है कार्स में, Yes, ma'am. इंडिकेटर वो रेड क्यों होता है, क्यों होता यस है, मैम, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है, दूर से भी इंसान को वो कलर दिख जाता है, दिख जाता है। तो वेवलेंथ का मतलब है कोई कलर तुम्हें कितनी दूर तक दिख रहा है, मतलब उस कलर को आप कितनी दूर तक देख पा रहे हो, वो होता है वेवलेंथ। तो तुम्हारा जो ये कलर वाला पोर्शन आता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये होता है विजिबल रीजन। ये कौन सा रीजन है, विजिबल। विजिबल का मतलब है हमारी आंखें बस यही कलर्स देख सकती हैं। माइक्रोवेव के पास भी वेवलेंथ है, बट उन वेवलेंथ को हम देख नहीं सकते बिकॉज हमारी आईज कैपेबल नहीं है। ठीक है, जैसे यूवी रेज को डॉग देख सकते हैं, कैट जो है यूवी रेज को देख सकती है, बट हम नहीं देख सकते, है ना। तो सबके लिए ये रेंज है। तो माइक्रोवेव की जो रेज है, रेडियो वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक ये रेज ट्रेवल करती है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा, इसका मतलब ये है कि वो वाली रेज बहुत दूर तक ट्रेवल करेंगी। ठीक है, अब ये समझो, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इतना ठीक है। तो ये याद करोगे, कैसे याद करना है, तुम अपना कोई धुन बना लेना, वरना मुझे तो लगता नहीं है, तो बहुत इजी है। गामा एक्स यूवी, यूवी के बाद इंफ्रा, फिर माइक्रोवेव आ जाता है। फिर इनका तुम्हें क्या याद रखना है, ये देखो 2022 का सवाल कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। असेंडिंग का मतलब क्या है भाई, घटते क्रम में लगाना है। सॉरी, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग सबसे बड़ा, असेंडिंग में सबसे स्मॉल लगाना बी है। ऑप्शन, सबसे पहले स्मॉल कौन सा, बी ऑप्शन है। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है भाई, गामा, गामा, फिर एक्स का, फिर विजिबल, और माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर है ना, माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा है। तो ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिसेंडिंग आता तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो घटते क्रम में लगाना था। तो ये 2022 के क्वेश्चन है। फिर आता है एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन। रेडियो वेव कहाँ का यूज होती है बताओ, रेडियो वेव मोबाइल, रेडियो चैनल, रेडियो, टीवी में, रेडियो में, टेलीविजन में, एंटीनाज में, सब जगह क्या यूज होता है तुम्हारा, रेडियो वेव्स। यस मैम, जहाँ सैटेलाइट भेजते हैं वहाँ पे भी। जहाँ सैटेलाइट यूज होता है वहां भी रेडियो वेव्स ही काम करती हैं। ये तुम्हारा रेडियो वेव है। ठीक है,
उसके बाद आती है माइक्रोवेव। अब देखो रेडियो वेव बड़ी है कि माइक्रो? माइक्रोवेव बड़ी। हाँ, रेडियो वेव्स बड़ी है, माइक्रोवेव छोटी है, रेडियो वेव्स बड़ी है। देखो इंफ्रारेड के बाद माइक्रो है, माइक्रो के बाद रेडियो है, तो रेडियो वेव सबसे बड़ी वेव्स होती है। ओके, माइक्रोवेव कहाँ काम आती है? बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोवेव बेटा, ये देखो क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेटॉन, ये नाम याद करने हैं, सीधे सवाल आते हैं। माइक्रोवेव यूज करी जाती है, क्या लिख रहा है? माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, क्लिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन्स। ठीक है, तो कहाँ यूज होता है? क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन्स में। माइक्रोवेव में दो शब्द याद रखना, क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन। ठीक है, आ जाओ। अब आई इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहाँ यूज होती है बताओ? रिमोट में, रिमोट सेंसर में। कहाँ? रिमोट रिमोट के अंदर सेंसर। भैया सेंसर होता है ना, मोमबत्ती सी लगी होती है। है ना, जो अपना टीवी रिमोट होता है इसमें इंफ्रारेड यूज करते हैं। ओके, विजिबल रेज तो तुम्हें पता ही है, विपग्योर 7 कलर, यस मैम। वो अपना विपग्योर है। मैम फिर फोटोज आता है, को क्लिक करने में भी यूज होती है इंफ्रारेड कहाँ रेज। पे? मैम नाइट में फोटोज क्लिक करने में। हाँ ठीक है। अब फिर आता है यूवी रेज। यूवी रेज क्या है भाई, कहाँ यूज होती है यूवी रेज? आंखों में जो लेसिक कराते हैं आजकल लोग, आंखों में हम लेजिक, चश्मे उतारने के लिए लेजिक कराते हैं, वो उसमें कौन सी रेडिएशन यूज होती है? यूवी रेडिएशंस। ठीक है, आई सर्जरी में यूवी रेडिएशंस यूज होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई रेडिएशन, आई सर्जरी, यूवी रेडिएशंस। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे बेटा इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स होती है। मतलब एक्सरे, अगर कोई कहेगा कि एक्सरे में कौन सा पार्टिकल होता है, तो एक्सरे में बहुत हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, इसीलिए उसको बोला है रे। तो एक्सरे इज कंपोज्ड ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ यूज करते हैं इसको, एक्सरे को? अगर मुझे कोई भी मेटल से टारगेट कराना है तो वहां पर हम क्या प्रोड्यूस, कहाँ यूज करते हैं? एक्सरेज का। और कहाँ यूज होगी एक्सरे? डायग्नोस्टिक्स में। किसका डायग्नोस्टिक हो रहा है? देखो, कैंसर के डायग्नोस्टिक में एक्सरे को यूज करते हैं। और बोन्स के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ठीक है, तो एक्सरे का करा, कहते हैं ना कि हमारा ये बोन टूट गया, एक्सरे करा के ले आते हैं, फ्रैक्चर हो गया, एक बार एक्सरे करा लेते हैं। तो एक्सरे डायग्नोस्टिक में यूज किया जाता है, बट ओवर एक्सपोजर एक्सरे का बहुत खतरनाक है। ये नहीं है हर दूसरे दिन जाके एक्सरे करा रहे हैं, अगर ज्यादा एक्सरे कराते हैं तो उससे हमारे टिश्यूज को डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए उसके एक्सपोजर से बचना चाहिए। फिर आती है गामा रेज। गामा रेज क्या होती है? देखो, गामा रेज में कोई पार्टिकल नहीं होता, यहाँ पे बहुत ये रेडिएशंस होती हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तेज होती है। गामा रे भी पढ़ा है ना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, तो गामा रे कोई पार्टिकल नहीं है, गामा रे में सिर्फ रेडिएशंस हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं और ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो गामा रे देखो कहाँ यूज होती है? कैंसर सेल्स में। ठीक है, जब किसी को कैंसर होता है तो जो थेरेपीज चलती हैं उनकी, तो उन थेरेपीज में गामा रेज से उस कैंसर की सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो गामा रेज आर यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। ठीक है, होती है कीमोथेरेपीज वगैरह जो भी होती हैं, तो वहां पर हम करते हैं। अब यहाँ पे रेडियो वेव, टेलीविजन, माइक्रोवेव कहाँ यूज किया जाता है? देखो, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट से जब नेविगेट करते हैं तो माइक्रोवेव को यूज किया जाता है। ठीक है, और रडार सिस्टम में माइक्रोवेव लिख रही है, दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। इंफ्रारेड देखो कहाँ का यूज हो रही है? इंफ्रारेड ग्रीन कार्स हाउस में यूज होती है। कार में मैंने बोला था रेड कलर का जो इंडिकेटर होता है, तो वहां पर तुम्हारे इंडिकेटर्स के लिए ज्यादातर इंफ्रारेड की एलईडीज होती हैं, वो तो फॉगी डेज में विजिबिलिटी को बढ़ा देती हैं। ठीक है, और फिजियोथेरेपी में इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। ठीक है, यूवी रेज का यूज कहाँ किया जाएगा? लेसिक सर्जरी पढ़ लिया। और पानी का प्योरिफिकेशन, वाटर अगर हमारा डिस्कंटिमिनेट है तो उसको साफ करने के लिए यूवी रेज यूज करेंगे।
और फोन वगैरह साफ करने के लिए मैम, फोन पे स्क्रीन गार्ड चलाते हैं तब करते हैं उस पे। बिल्कुल उनको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूवी रेज को यूज किया जाएगा। एक्सरे का भी पढ़ा है। एक्सरे क्या डायग्नोस करता है किसी भी चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देखो ये तो हम भूल गए। जब भी किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है तो एक्सरे यूज किया जाता है, ये याद रखो। स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए एक्सरे यूज करेंगे। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक्सरे। गामा को भी कैंसर सेल डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर देखो अगर डिस्ट्रॉय करनी है तो गामा, और अगर सिर्फ हमें कुछ ट्रीटमेंट करना है हल्का फुल्का तो एक्सरे। चलो बताओ इसमें करो मैच। माइक्रोवेव किसको? एयर नेविगेशन। एयर नेविगेशन। एयरक्राफ्ट नेविगेशन। अभी पढ़ा था एयरक्राफ्ट में। यूवी Yes, रेज ma'am. किसमें? आई सर्जरी। आईज में लेसिक आई सर्जरी। यूवी रेज हाँ आई सर्जरी। और इंफ्रारेड फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी। एक्सरे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ये बताओ अब ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे? अब तुम्हें देखो याद तो करनी नहीं है रेंज, तुम्हें रेंज याद करनी नहीं है, बट तुम्हें वो ऑर्डर पता होना चाहिए। तुम्हें ऑर्डर पता है कि सबसे कम किसकी होती है और सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो Yes, सबसे यहाँ वेवलेंथ पूछा है, तो सब वेवलेंथ में सबसे कम कौन होता है? सबसे कम वेवलेंथ गामा। गामा। मैक्सिमम मैक्सिमम किसकी है? रेडियो। अब बस वही कर दो और इनके बीच में आएंगे सारे। अब तुम्हें देखो इन चारों में से सबसे छोटी किसकी मिलेगी? एक्सरे की सबसे छोटी होगी ना। अब इनमें से सबसे छोटा ढूंढो, कौन है भाई सबसे छोटा? ये मीटर में, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई मीटर वाली। नैनोमीटर। तो यस मैम। सबसे रुक जाओ, सबसे छोटा ये है नैनोमीटर की पावर 10⁻³ नैनोमीटर। तो यानी ये एक्सरे की होगी ना, फर्स्ट का सी का सेकंड होगा। तो सी का सेकंड देखो, 2 ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोवेव की सबसे बड़ी होगी, इनमें से सबसे बड़ी माइक्रोवेव की है, सबसे बड़ा ये मीटर वाला होगा। यस मैम। तो ए का 4th यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे भी कर सकते हो, देखो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी? इंफ्रारेड की। अब इंफ्रारेड में देख लो जो बचा हुआ है ज्यादा वाला इंफ्रा का हो जाएगा। कौन सा? वही ज्यादा वाला। मैम ऑप्शन सी। अल्ट्रावायलेट छोटी होगी ना। हाँ, तो इस तरीके से अपना छोटे बड़े से आप आइडिया लगा सकते हो। विजिबल रीजन का याद रखना, विजिबल रीजन डायरेक्ट पूछ लेता है। तो विजिबल रीजन होता है 400 से 700 नैनोमीटर। विजिबल रीजन याद रखना 400 से 700 नैनोमीटर, याद रहेगा। यस मैम। ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक है देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सी यू, ओके मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम। मैम जो Thank you, ma'am. क्या क्या कह रहे हो? मैम जो एसी आपने स्टार्ट करवाना है वो कितने लेक्चर्स का है? ज्यादा का नहीं है, 4 क्लास में हो जाएगा, 4 या 5 क्लास। सैटरडे को करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। हाँ बोलो आकाश। मैम जो मैम पार्टिकल्स रेडियो वेव एमिट करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं वो क्या होती है? कुछ समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स हैं मैम जो रेडियो वेव मैम एमिट करते हैं मैम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना मैम। हाँ, यस मैम। तो मैम वो उनकी न्यूक्लियर ज्यादा रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, उसमें देखना कौन कौन से पार्टिकल है। ठीक है, गामा रेज ज्यादातर वहीं से निकलती है।
जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो वेव्स निकलती हैं वो ज्यादातर गामा ही होती है, ठीक है, गामा रेज वहीं से निकलती है। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय मैम। और कुछ डाउट?